टीज़र आपने देखा होगा। आज की जो कहानी है वो बड़ी अजीब है और मुझे लगता है कि इसमें जितने पेचो-खम हैं, जितनी उलझन है, जितनी मिस्ट्री है और जिस तरीके से शुरुआत पुलिस ने इस मामले की जांच की और जिस तरीके से एक लापरवाही बरती गई, जिस तरीके का क्राइम है, क्राइम को करने के लिए जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया, फिर किस तरीके से ये केस खुला, ये सब अपने आप में एक बेहद अनोखा है। और ये मतलब क्राइम की वो स्टोरी है जो हर सांचे में फिट बैठता है। मतलब एक आइडियल क्राइम की स्टोरी क्या होती है, आप क्राइम या क्राइम की गंभीरता उसको आप साइड रख दें तो एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोरती है, जो आपको आगे जानने के लिए और उकसाती है, मुझे लगता है कि कुछ गिनी चुनी कहानियों में से ये एक कहानी है। और मेरा दावा है कि आपको इसको सुनने के बाद अच्छा भी लगेगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि क्राइम में अच्छा बोलना या हंसना मुस्कुराना बड़ा बेतुका सा लगता है, क्योंकि क्राइम में हमेशा दर्द होता है। लेकिन जिस तरीके की ये पूरी चीज़ हुई है, जैसे केस खुला, जैसे केस हुआ, तो वो थोड़ा सा आपको चौंकाएगा भी और आगे जानने के लिए और उत्सुकता पैदा करेगा। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है ये कहानी, तो मैं आगे पीछे इस कहानी के बारे में ख़ास चीज़ें बताऊं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा आज। सीधे कहानी शुरू करता हूं, क्योंकि इस कहानी की खासियत ये है कि इसको आप सीधे सुनेंगे शुरू से आखिर तक, तो फिर आप इसको समझ भी पाएंगे और आपकी क्यूरियोसिटी भी इसमें बनी रहेगी। कहानी कर्नाटक की है और ख़ासतौर पे साउथ कर्नाटक के 5 शहर, जिसमें हसन है, मैंगलोर है, बेंगलोर है और 2-3 सिटी, और उन 5 शहर के करीब 6 डिस्ट्रिक्ट 2003 से 2009 के बीच, यानी 6 साल। होता क्या है कि इन 5 शहर के अलग अलग इन 6 ज़िलों में जो स्टेट राज्य का जो बस स्टॉप होता है, या जिसको हम लोग बस अड्डा भी कहते हैं, बस स्टॉप नहीं बल्कि बस अड्डा, बस अड्डे के लेडीज़ वॉशरूम में लाशें मिलने का एक सिलसिला शुरू होता है। हर बस अड्डे के वॉशरूम में एक महिला की लाश मिलती है। एक पहली लाश मिलती है 2003 में। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो अब लोग बाकी जो बाहर खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए, बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो आवाज़ करते हैं। फिर लोग आते हैं, बस अड्डे के एम्प्लॉय आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देखते हैं कि अंदर एक महिला की लाश पड़ी है। और ख़ास बात ये थी कि वो महिला बिल्कुल दुल्हन के लिबास में, शादी का जोड़ा पहने हुई है और वो लगभग अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है तो पता चलता है वो तो मर चुकी है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसने पॉइज़न खाया। आसपास में लोगों से पूछा जाता है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसकी पहचान होती नहीं है। फिर पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ थी कि दुल्हन के जोड़े में थी, वो दुल्हन के लिबास में थी, लेकिन दूसरी चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि सारे कपड़े तो थे उसके बदन पर, लेकिन जेवर एक भी नहीं था, कोई भी। तो ये अजीब था कि एक दुल्हन के लिबास में और जेवर गायब, जबकि दुल्हन आमतौर पर जेवर पहनती है। खैर, थोड़ा दिन गुजरता है, एक दूसरे ज़िले के एक दूसरे बस अड्डे के एक दूसरे वॉशरूम से सेम एक महिला की लाश मिलती है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, पुलिस अंदर जाती है, वो भी पूरे दुल्हन के जोड़े में, पर बदन पे जेवर एक भी नहीं। कुछ वक्त गुजरता है, फिर तीसरे ज़िले के एक तीसरे बस अड्डे पे सेम यही कहानी। लेडीज़ बाथरूम में एक महिला की लाश मिलती है, वो भी दुल्हन के जोड़े में। फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, करते करते 2003 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 साल गुजरते हैं। इन 6 सालों में साउथ कर्नाटका के 5 शहरों के 6 ज़िलों के बस अड्डे से करीब 20 लाशें मिलती हैं और 20 की 20 लाशें महिलाओं की, और सबकी उम्र करीब 20 से 30 साल के दरमियान, और सभी दुल्हन के लिबास में, पर किसी के भी बदन पे एक भी जेवर नहीं।
ख़ास तौर पे बात जो हुई है कि इनमें से इन 20 लाशों में से जो 6 साल के अंदर बरामद हुई, 8 लाशें अकेले मैसूर के लश्कर मोहल्ला बस स्टैंड के वॉशरूम से मिली। वहाँ का लश्कर मोहल्ला है मैसूर में, वहाँ से। जबकि 5 लाशें बेंगलोर के, जो वहाँ पे बहुत ही बिजी एक बस अड्डा है वहाँ का, काम्पेगौड़ा बस स्टेशन। तो कंपेगौड़ा बस स्टेशन और दूसरा लश्कर मोहल्ला मैसूर, तो मैसूर और बेंगलोर के ही सिर्फ 2 बस अड्डे से 13 लाशें मिली 6 साल के दरमियान। अब यहाँ सवाल ये है कि जब इतनी लाशें मिल रही हैं तो पुलिस का काम है कि वो इन लाशों की पहली सुलझाए, कड़ियाँ जोड़े। बट हुआ ये कि ये ज़्यादातर जो लाशें मिली इनमें से आइडेंटिफाई कोई हुआ नहीं, कोई सामने नहीं आया मरने वाली का। तो पुलिस ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये एक चेन है या एक सीरियल मर्डर है या सीरियल किलिंग है। उसने हर केस को इंडिविजुअल लिया। और दूसरी जो पुलिस ने गलती की, चूँकि हर लाश इनमें से सबके 20 के जो पोस्टमार्टम कराए, तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई वो ये थी कि इनकी मौत जहर से हुई है। और पुलिस ने मान लिया कि इन सब ने खुदकुशी की है, 20 ने। रीज़न, मोटिव, फैमिली कुछ पता नहीं, लेकिन पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये केस बना लिया कि ये इस लाशें मिली इस तरह से, बाथरूम में मिली, दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा चूँकि अंदर से बंद है तो इसलिए फॉल प्ले भी नहीं मान सकते कि कोई बाहर से आके जहर दे गया हो। तो पुलिस का जो लॉजिक था वो ये था कि चूँकि हर बात लाश मिलने के वक्त बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर लाश मिली थी और सब ने जहर खाया, इसका मतलब है उन्होंने खुद दरवाज़ा बंद करके जहर अपनी मर्ज़ी से खाया। इसलिए पुलिस ने इसको सुसाइड केस मान लिया। इसके आगे उन्होंने जांच करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। और चूँकि ये सारे बहुत ही दूर दराज की महिलाएं, कोई हाई प्रोफाइल ऐसा नहीं जिससे कुछ पता चले, तो इस तरीके से 6 साल हो गए, 20 लाशें मिल चुकी पुलिस को। और पुलिस 6 डिस्ट्रिक्ट भी आपस में इतना तालमेल नहीं कर पाई कि इन लाशों की पहली बुझा सकें। इसी बीच में एक 21वीं लाश मिलती है। और इस बार जो एक लाश मिली वो अनीता नाम की एक लड़की की थी। हाँ, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ये वहाँ का बंतवाल पुलिस स्टेशन है जहाँ से एक अनीता नाम की करीब 25 साल की लड़की गायब हो गई थी कुछ दिन पहले से। और अनीता की लाश भी वहीं एक बस अड्डे पे जैसे बाकी की लाशें मिली, अनीता की लाश वैसी मिलती है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। इधर क्या होता है कि अनीता के गांव में हंगामा हो जाता है क्योंकि अनीता कई दिन से गायब थी। पुलिस अनीता के घर वालों को भी नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मामला था। अनीता अपने घर से बहुत दूर किसी और बस अड्डे के एक बाथरूम में मिली थी और वो अपने ज़िले से बाहर थी। इधर जब अनीता गायब हुई तो उसके गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसकी एक वजह थी। 2009 में जब ये मामला सितंबर में अनीता के गायब होने का आया तो उनके गांव वालों का ये इल्ज़ाम था कि अनीता को एक मुस्लिम लड़के ने भगा लिया है बहला फुसलाकर। और ये जो लव जिहाद अभी आजकल इंडिया में चल रहा है, आप सुन रहे होंगे कि 2 धर्मों के बीच लड़का लड़की जो प्यार करते हैं या शादी कर लेते हैं लव जिहाद का नाम देकर, जो हो रहा है, तो ये उसकी उस वक्त शुरुआत थी। तो उस गांव में ये हुआ कि अनीता के फैमिली और गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहीं का एक मुस्लिम लड़का है, वो अनीता को लेकर भगा के ले गया है और अगर अनीता को वापस नहीं लाया गया तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन से शुरू किया। इस साथ में ये धमकी दी कि वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे। अब डेली 2-3 दिन तक धरना प्रदर्शन वहाँ होता रहा गाँव में। पुलिस दबाव में आ गई, उनको लगा कि ये तो बात बढ़ रही है और मामला यहाँ लव जिहाद का आ गया। तो मजबूरी में फिर ऊपर तक बात गई, नेताओं तक बात गई। उसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, पुलिस को कहा गया कि आप फटाफट इस मामले को, केस को सुलझाओ। तो अब पुलिस पहली बार हरकत में आती है। इसी बीच जब पुलिस अभी जांच ही कर रही थी कि अनीता की लाश बंथवाल पुलिस स्टेशन के एक तहत पड़ने वाला वो जो बस अड्डा था वहाँ के वॉशरूम से मिली। पुलिस ने जब अपनी जांच पहली बार सीरियसली की तो बाकी आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में भी पता क्या कि भैया ये एक अनीता नाम की लड़की है, ये तस्वीर है, ये गायब है, आपके यहाँ कोई खबर मिसिंग, कोई अनआइडेंटिफाई लाश मिली हो। इस जानकारी के चलते
अचानक एक पुलिस स्टेशन से पता चल गया कि हाँ भाई अनीता ऐसे से एक बस स्टॉप थी और उसकी लाश मिली है और उसने जहर खा लिया और सुसाइड किया है और शादी के जोड़े में थी। तो अब यहाँ पे अब भी गांव में ये था कि वो एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया, उसने उसको धोखा दिया, शादी की, तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये था कि मामला कहीं तनाव और दो कम्युनिटी के बीच कुछ और ना हो जाए, टेंशन ना हो जाए। तो अब पुलिस ने और ज़्यादा तेज़ी से जांच शुरू की। तो जब जांच शुरू की पुलिस ने तो अनीता का सबसे पहले मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और उस मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल खंगाले। जब कॉल डिटेल खंगाले तो पता चला कि अनीता के गायब होने से कुछ दिन पहले अनीता डेली रात को सबसे लंबी लंबी बात करती थी फ़ोन पे और वो नंबर 1 था। पुलिस ने अनीता के मोबाइल से उस नंबर को ट्रेस किया। वो नंबर एक महिला का निकला जिससे लंबी लंबी अनीता बात करती थी। पुलिस उस नंबर तक पहुंची, उसके घर तक पहुंची तो पता चला कि जिस महिला का ये मोबाइल नंबर था उस महिला को गायब हुए 1 साल हो गया और वो महिला अभी तक नहीं मिली। अब यहाँ पुलिस को लगा ये एक इत्तेफाक हो सकता है, कहीं चली गई हो, क्या है। खैर पुलिस ने अब उस महिला के कॉल डिटेल को खंगाला जो दूसरी जिस पे अनीता बात करती थी, जो 1 साल से गायब थी। तो जब उसके कॉल डिटेल को खंगाले गए तो उसमें से कुछ नंबर को निकाला गया जिसमें फिर रात को लंबी लंबी सबसे ज़्यादा जो बात होती थी, सबसे लंबा ड्यूरेशन था। तो पता चला कि वो एक तीसरी महिला का है जो एक बराबर के डिस्ट्रिक्ट में रहती है। पुलिस वहाँ पहुँची, पता चला वो महिला 2 साल से गायब है। अब पुलिस के लिए अजीब उलझन। खैर उस तीसरी महिला के फिर उस कॉल डिटेल को निकाला गया, उसको खंगाला गया। फिर पता चला कि जो सबसे ज़्यादा लंबी लंबी बात करती थी वो फ़ोन चौथी भी एक महिला की है। पुलिस ने उस चौथी महिला तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि वो भी गायब है और लंबे वक्त से गायब है। इस तरह फिर उस महिला के ज़रिए 5वीं महिला कॉल को निकाला गया, पता चला वो भी महिला का नंबर और वो भी गायब है। अब पुलिस को लगा कि ये हो ना हो ये जिस्म फरोशी के धंधे या रैकेट का मामला है, क्योंकि सारे फ़ोन एक दूसरे से जो कनेक्ट हो रहे हैं वो महिलाओं के निकल रहे हैं, वो सारी महिलाएं गायब हैं। तो या तो उन्हें बेच दी गई, ख़रीद ली गई, या कहीं और भेज दिया गया, गल्फ़ भेज दिया गया। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी। इस बीच में कॉल डिटेल को खंगालने का और उस पर जांच का काम जारी था। 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें, 10वें करते करते पुलिस करीब 18-19 कॉल तक पहुंच गई और सब की सब महिलाओं के नंबर। 19वें कॉल पे जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो एक नंबर मिला और इस बार पहली बार, अच्छा वो सारे मोबाइल बंद थे जो पहले के थे सब। 19वां जो नंबर था, 19वीं महिला का जो निकला था, एक कड़ी जुड़ती गई। वो पुलिस ने कॉल जब उसको लगाया सर्विलांस पे तो पता चला वो फ़ोन एक्टिव है। पुलिस ने बातचीत का लोकेशन देखा तो वो मैंगलोर के पास एक गांव है, वहाँ का लोकेशन निकला। पुलिस उस गांव तक पहुंची जहाँ का लोकेशन दिखा रहा था। जब वहाँ पुलिस गई तो देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ा और उसका बोला कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? तो उसने कहा कि ये मुझे मेरे चाचा ने दिया। तो उसने कहा तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? तो उसने कहा मोहन कुमार। तब पुलिस को पहली बार मोहन कुमार का नाम सुनाई देता है। फिर पूछा जाता मोहन कुमार कहाँ है, तो पता चला वो तो घर पे है नहीं। इस बीच अब बच्चे से और उस मोबाइल के ज़रिए मोहन कुमार का एक नंबर मिलता है। जब उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि मोहन कुमार अब डेली रात को एक और महिला है वहीं हसन इलाके में उससे रात रात को बात करता है। उस महिला का लोकेशन पता चला, पुलिस की एक टीम उस महिला तक जाती है। उस महिला से पूछती है कि आप इसको जानते हो? तो कहती नहीं, मैं मोहन कुमार नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। कहती पर ये तो आप जिस नंबर पे बात कर रही है मोहन कुमार है। उसने कहा नहीं, उसने अपना नाम कुछ और बताया। पुलिस को समझ में आ जाता थोड़ा बहुत कि ये पूरा मामला कुछ ना कुछ, अभी भी पुलिस यही था कि ये जिस्म फरोशी का मामला है। खैर पुलिस उस महिला को अपने साथ मिलाती है और कहती है कि तुम इससे मिलने के लिए बुलाओ और इसको कोई जगह बताओ जहाँ मिले। महिला उससे बात करती है, उसके बाद एक जगह फिक्स होता है, वो कहती है यहाँ मिलो। महिला वहाँ पहुँचती है सादी वर्दी में पुलिस की टीम, और बताए हुए जगह पे तय वक्त पे वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। और पुलिस जैसे ही महिला के करीब वो आता है, पुलिस उसको दबोच लेती है। उसके बाद वो उसे पुलिस कस्टडी में ले जाती है, पुलिस हिरासत में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। वो अपना नाम बताता है, प्रोफेसर मोहन कुमार। अब जाहिर सी बात है फिर पुलिस टॉर्चर करती है और पुलिस अब ये मान के चल रही थी कि अब एक ये जिस्म फरोशी के रैकेट का खुलासा होगा
और वो सारी महिलाएं जहाँ जहाँ बेची गई, खरीदी गई, वो सब किस्सा सामने आएगा। पुलिस के तब होश उड़ जाते हैं जब टॉर्चर के बाद पहली बार प्रोफेसर मोहन कुमार अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि उसने कुल 32 महिलाओं की जान ली है और 32 महिलाओं को मारा है। अब पुलिस के लिए यह खुलासा दंग करने वाला, क्योंकि पुलिस अभी तक एक अनीता का केस सॉल्व करने के लिए निकली थी, जिसमें फरोशी के रैकेट का भंडाफोड़ करने की सोच रही थी, और यहाँ अचानक कर्नाटक क्या शायद साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर उसके सामने बैठा हुआ था, मोहन कुमार। और वो बताता है कि उसने 32 महिलाओं की जान ली है। इसके बाद वो अपना कहानी बताना शुरू करता है पुलिस को, और उसकी पूरी कहानी जो थी, मैंगलोर के पास एक गांव के सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मोहन कुमार साइंस पढ़ाया करता था, इंग्लिश पढ़ाया करता था और मैथ पढ़ाया करता था, चूँकि उस वहाँ पे स्कूल में एक साथ एक टीचर कई सिलेबस पढ़ाते हैं। इसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। इसके बाद एक दिन ये एक महिला के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है। वो उसको अपने चंगुल में फांसने की कोशिश करता है। महिला विरोध करती है, और वो गांव में आसपास में दूर दूर तक कोई था नहीं। तो एक नहर के ऊपर से गुजर रहा था। जब महिला इसकी बात नहीं मानती तो ये महिला को ऊपर से धक्का दे देता है पुल से। महिला नहर में जा गिरती है। ये समझता है वो मर गई, ये वापस चला जाता है, लेकिन महिला बच जाती है। उसके बाद वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस मोहन कुमार तक पहुंचती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्ज़ाम में उसे जेल भेज देती है। लेकिन कुछ महीने के बाद ही मोहन कुमार इस केस से बरी हो जाता है, क्योंकि सबूत नहीं थे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उसकी स्कूल से टीचर की नौकरी चली जाती है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। अब वो उसके बाद जेल से बाहर आता है बेरोज़गार। उसका एक दोस्त भी नहीं कहेंगे, एक जानने वाला था, एक सोनार के यहाँ काम करने वाला सलीम नाम का शख्स। सलीम का काम ये था कि जो जेवर, सोने के जेवर होते थे, उसकी पॉलिशिंग किया करता था, और उसकी पॉलिशिंग के लिए केमिकल तमाम तरह के यूज़ होते हैं, और एक साइनाइड भी यूज़ होता है। तो उसे सलीम से एक दिन पता चला, जब वो साफ़ कर रहा था, कि ये साइनाइड है, ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक जहर में से एक जहर है। अगर इसे इंसान को दे दिया जाए तो कुछ ही मिनट के अंदर वो मर जाता है। बट ये हर एक को नहीं मिलता। इसके लिए केमिकल के शॉप से आपको तभी मिलता है जब आप इसकी ज़रूरत शो करते हैं या वो आपको जानता है। तो ये सिर्फ सोनार और जेवर के जो दुकानदार हैं उन लोगों को मिलता है। ये इससे उसने पूरी साइंस की जानकारी मिल गई। इसके बाद ये केमिस्ट के पास खुद को अपना सोनार उसी दुकान का बताता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, और ये साइनाइड खरीदता है। और ख़रीदने के बाद अब ये निकलता है मिशन पे। इस दौरान ये बेरोज़गारी और सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसने पहली बीवी को तलाक दे दिया, फिर दूसरी शादी कर ली, और फिर दूसरी के अलावा एक तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी का नाम इसकी श्रीदेवी था, और तीसरी बीवी से ये ज़्यादा प्यार करता था। इसके बाद इसने, बेरोज़गारी आ गई थी, अब इसने कहा कि क्या करें, तो इसने एक नया तरीका ईजाद किया। ये साउथ कर्नाटका के इंटीरियर में जाता, छोटे छोटे जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट में, और 20 से 30 साल की ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता जिनकी शादी की उम्र हो गई है, जो गरीब है और जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो आमतौर पे ये जाके बस अड्डे पे खड़ा हो जाता। अच्छा, दिखने में ठीक ठाक, थोड़ा कपड़े वपड़े अच्छे पहनता, टीचर था तो बोलता भी अच्छा था। और जैसे ही बस अड्डे पे ये किसी एक देखता कि ये लड़की है, अकेली है, शादी की उम्र हो गई है, तो ये उससे बातचीत करने की कोशिश करता। अगर सामने से वो भी बातचीत करती तो फिर थोड़ी देर के बाद दोस्ती हो जाती। फिर मोबाइल नंबर एक दूसरे को ले आदान प्रदान कर लेते। इसके बाद ये फिर फ़ोन पे बात करता। बात करने के दौरान झांसे में ले लेता और कहता कि वो उससे शादी करनी है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसे दहेज नहीं चाहिए। अब उस इलाके क्या, हिंदुस्तान में आज भी कोई ये कहे कि दहेज नहीं चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लड़की के माँ बाप के लिए। तो जब ये उसकी होती कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ तुम बस शादी करनी है, तो वो लड़की झांसे में आ जाती। उसके बाद ये फिर क्या करता कि उस लड़की को एक दिन तय अपना फिक्स देख के बुलाता कि अब शादी करनी है और
दुल्हन के जोड़े में आ जाओ और चलते हैं, कोर्ट मैरिज भी करेंगे और मंदिर में भी करेंगे। जो 5 शहर के 6 ज़िले थे, उनमें से हर ज़िले के बस अड्डे की इसने खाक छान मार रखी थी। तो उस बस अड्डे के जो सबसे करीब गेस्ट हाउस या लॉज होता, ये वहाँ रूम बुक कर देता और उसके बाद फिर वो लड़की आती, ये कहता कि चलो अब शादी करेंगे हम। फिर ये बाकायदा मंदिर में उसको दिखाने के लिए उसी दिन शादी करता। शादी करने के बाद दुल्हन के जोड़े में ये उस लॉज में पहुंचता जहां ये पहले जो इसने रूम बुक कर रखा है। लॉज में जाने के बाद बाकायदा सुहाग रात मनाता। फिर सुबह उठता और सुबह का इसका तरीका ये था कि कहता है कि आओ थोड़ा वॉक पे चलते हैं। तो वॉक पे आदमी जो जाता है जनरली जो नॉर्मल कपड़े पहन के जाता है, लेकिन ये चूंकि शादी हुई थी तो दुल्हन के लिबास में ही लेके जाता, बट ये कहता है कि अपने बाकी जेवर वर सब यहीं रख दो, हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। वॉक के लिए जाता, चूँकि लॉज से एकदम सबसे जो बस अड्डा है उसके करीब ही ये वो लॉज लेता था। बस अड्डे तक टहलने के बहाने, वॉक करने के बहाने वहाँ तक ले जाता और उसके बाद ये कहता जो साइनाइड इसने ख़रीद कर रखा था उसका इस्तेमाल क्या करता था कि वो टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में उस साइनाइड का लेस उस पर लगा देता था और उसको फिर रैप कर देता था। और रैप करने के बाद ये अपनी एक रात पुरानी बीवी को वो सुबह देता और कहता तुम एक काम करो, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी और अभी हमारी शादी हुई, अभी इतने जल्दी बच्चे भी नहीं होंगे, तो ये तुम खा लेना, ये गर्भ निरोधक दवा है। लेकिन इसको खाने से कई बार चक्कर वक्कर भी आता है, थोड़ी सी तबीयत वो होती है या उल्टी भी आ सकती है, तो तुम इसको बाथरूम या वॉशरूम में खाना। तो ये बता के ये पूरा सीन बांध के ये बस अड्डे तक ले जाता और बस अड्डे के वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता, कहता ये लो दवा, ये पानी, और इसको वॉशरूम में खाना और बैठ के खाना ताकि चक्कर ना आए और उल्टी भी ना हो, तो पानी रख लो। ये कह के वो उधर दरवाज़ा बंद होता। इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब वो ज़िंदा नहीं आएगी, या वापस गेस्ट अपने लॉज या गेस्ट हाउस में जाता, उसके सारे जेवर बाकी सामान उठाता और सीधा नए ठिकाने की तरफ चला जाता। इधर थोड़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर लोग आते, फिर दरवाज़ा पीटा जाता, फिर पुलिस को बुलाया जाता, अंदर वो मुर्दा। इस तरीके से इसने 20 लड़कियों के जो जिनकी उम्र 20 से 30 साल की थी, एक एक कर अलग अलग ज़िले में अलग अलग। अच्छा, एक लॉज का इसने कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, इसने हर बार अपना नाम बदला, ये हमेशा अपने आप को सरकारी मुलाजिम बताता था, विजिटिंग कार्ड रखता था। लेकिन एक चीज़ जो गलती करता था वो हमेशा वो एक था कि ये नाम अलग अलग बता के तो गेस्ट हाउस में या लॉज में रहता था, लेकिन पता हमेशा एक बताता था। पता में कभी इसने दोबारा हेरफेर नहीं किया। उसके बावजूद कभी पुलिस इन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई और उस तक पहुंच नहीं पाई, यह हैरत की बात है। खैर, इस तरीके से ये सारी चीज़ करता और उसके बाद जो लूट के जो जो जेब उन औरतों के वो सारे होते, ये उसको ले वापस मैंगलोर आता और गोल्ड जो लोन होते हैं, जो आप सोना गिरवी रख के पैसे लेते हैं, तो ये सारे गिरवी रख देता और उसके बदले में ये उनसे पैसे लेता और अपना खर्च चलाता। इस तरीके से इसने कुल 20, जो हालांकि इसने 32 मानी। हाँ, आपको ये बताऊं कि इसने कहा मैंने 32 लड़कियों को मारा है इस तरीके से, लेकिन पुलिस को प्रूफ जो मिला, उसने कहानी सुनाई उन 20 लड़कियों की फैमिली, और ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ ये 20 गायब हैं, और जो बताया जब तब से गायब हैं और वो कभी लौट के नहीं आई। वो सिर्फ जिस पुलिस स्टेशन में वो लावारिस लाश मिली वहाँ से भी कंफर्मेशन मिल गया क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स रखे गए थे। लेकिन 12 लड़कियों के डिटेल जो उसने बताए थे वो मैच नहीं किए। तो कातिल कह रहा था कि मैंने 32 किए हैं, लेकिन पुलिस के पास 20 के ही सबूत मिले और उसी 20 को लेके फिर मुकदमा चलना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही अदालत तो ये साफ मुकर गया, उसने कहा कि मैंने एक भी कत्ल नहीं किया। तो उसने कहा लेकिन ये जो 20 से मिली हैं इसका क्या? तो उसने बोला मैंने उनमें से किसी को नहीं मारा, वो सब मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझसे प्यार थी और मैंने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो इस गम में उन सब लोगों ने सुसाइड कर लिया और साइनाइड खा लिया। ये उसने कहानी पुलिस को सुनाई। उसने बोला ये क्या इत्तेफाक है कि सभी दुल्हन के जोड़े में सभी उससे पहले तुम्हारे साथ लॉज में
तो अब यहाँ पे उसने जो पुलिस की कमियां उजागर की। यहाँ एक बात और ख़ास बताऊँ आपको कि जब मुकदमा चलना शुरू हुआ तो इससे कहा गया कि तुम्हारा सरकारी वकील मिलेगा। तो इसने कहा नहीं, मुझे सरकारी वकील पे भरोसा नहीं है, मैं अपनी पैरवी खुद करूँगा क्योंकि सरकारी वकील मुझे मरवा देगा। और इसने खुद अपना केस लड़ना शुरू किया। इसने वकील लेने से मना कर दिया और ये बाकायदा अपने केस को स्टडी करता, जेल में पढ़ता। मैंगलोर के पास जेल है, वहाँ ये रह रहा। इसने जो पॉइंट उठाया, और वो पुलिस की कोताही भी है, कि जो 20 लाशें मिली थी बस अड्डे के वॉशरूम से, उन 20 के 20 के पुलिस ने पोस्टमार्टम कराए। सबकी रिपोर्ट आई कि मौत जहर से हुई है, लेकिन 2 को छोड़ के 18 के पुलिस ने विसरा रिपोर्ट ही नहीं भेजे जिससे इस्टेब्लिश हो सके कि कौन सा जहर दिया गया है। और वो विसरा रिपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। जबकि बाकी सबका अंतिम संस्कार हो गया तो आगे चल के वो हो भी नहीं सकता था। सिर्फ जो 2 के इन्होंने विसरा फॉरेंसिक जो जांच हुई, उन 2 में साइनाइड निकला। तो इसने कहा कि जब ये आया कि आपने 20 के 20 को साइनाइड दिया, तो उसने कहा नहीं, आपके पास तो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसमें से सिर्फ 2 के बारे में साइनाइड का जिक्र है, 18 के बारे में तो है ही नहीं। सिर्फ जहर है, लेकिन कौन सा जहर, क्या जहर है, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, विसरा रिपोर्ट गया नहीं। तो ये केस अजीब इसके साथ था। लेकिन खैर, इसकी तमाम इन दलीलों को दरकिनार करते हुए 2013 में मैंगलोर की निजी जो सेशन कोर्ट है, उसने 3 मामले में इसको फांसी की सज़ा दी और बाकी मामले में उम्र कैद की दी। बाकी के सारे अभी केस चल रहे हैं एक एक करके। पर जिन मामलों में इसको सजाए मौत दी गई थी, 2017 में हाई कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी सिर्फ 5-7 ही मुकदमे के फैसले आए हैं, जबकि एक एक कर इसके ऊपर 20 कत्ल के मामले हैं और अदालत ने 20 के 20 मामले को अलग अलग चलाने का फैसला किया है। तो 5 से 7 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें कुछ में फांसी हुई थी जिसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बाकी सब में इसको उम्र कैद ही है। बाकी के अभी फैसले आने बाकी हैं और वो फैसला जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन हालांकि 2009 में ये अरेस्ट हुआ था और ये 18 है, तो 9 साल हो गए, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं गया है। और इसमें लूपहोल्स भी बहुत हैं जिसका, इसलिए वो खुद केस लड़ा है। जैसे उसने कहा कि विसरा रिपोर्ट या फॉरेंसिक आपने जांच क्यों नहीं कराई। एक जगह चार्जशीट में लिखा गया कि इसने सारे जो पैसे, जो जेवर चुराए, वो उसके बदले लोन लिए, इसने गिरवी रख दिया, जो गोल्ड लोन देते हैं। एक जगह पुलिस ने लिख दिया कि सारे जेवर बेच दिए। तो ये खुद खड़ा होकर जब अपनी पैरवी कर रहा था तो बाकायदा इसने अदालत में कहा कि जज साहब ये बताइए कि ये जो 2 लाइनें इनमें से कौन सी सही है, पुलिस वाले खुद ही बताएं। एक जगह कह रहे हैं कि जेवर बेच दिया, एक जगह कह रहे हैं कि गिरवी रख के पैसे लेता हूँ, तो अब आप बताओ। तो पुलिस वालों के भी पसीने छूटे, क्योंकि गलती तो है, आप 2 थ्योरी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, अच्छा इसमें कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है, किसी ने भी इसको कत्ल करते हुए, पॉइजन देते हुए या बाथरूम के अंदर किसी महिला को छोड़ते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ चीज़ें इसके खिलाफ गई। जैसे एक ईश्वर भट्ट, ये बंतवाल में ही एक दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, उसके पुजारी हैं। इनकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने ये कहा था कि जब ये अनीता के कत्ल के बाद, क्योंकि वो डेट मैच कर गया था कि किस तारीख को, उसके नेक्स्ट डे ये साइनाइड मोहन या मोहन कुमार कहिए, ये इस मंदिर में पहुंचा और ईश्वर भट्ट पुजारी से मिला और उनसे जाके ये बोला उसने कि पुजारी जी, अगर किसी महिला का कत्ल कर दिया जाए तो उस कत्ल के बाद उस हत्या के पाप से बचने के लिए क्या कोई पूजा, कोई स्पेशल पूजा, इस तरह की कोई चीज़ होती है? क्योंकि प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो पंडित जी को, ईश्वर भट्ट को अजीब लगा कि ये कौन सा शख्स जाके कह रहा है कि किसी महिला के कत्ल के बाद उस पाप को धोने के लिए कोई स्पेशल पूजा होती है। तो पहले उन्हें लगा कि ये ऐसे ही पूछ रहा है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हाँ होती है, उस पूजा का नाम है कुमकुम अर्चना पूजा, तो बाकायदा इस मोहन कुमार ने ईश्वर भट्ट पंडित से इसी दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में, जो बंतवाल एरिया में है, कुमकुम अर्चना पूजा करवाई और उसके बाद वहाँ से गया। तो जब ये चीज़ें खुली, उसके बाद मीडिया में हाईलाइट हुई, तो फिर ईश्वर भट्ट ने ये बात बताई, तो फिर जो पुलिस है उसने उनको गवाह बनाया और कोर्ट में ले गई और कोर्ट में बाकायदा उन्होंने गवाही दी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक उसके खिलाफ गवाही है। लेकिन
कमाल ये है कि इसमें कई चीज़ें, जब मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा था कि सिर्फ कहानी बताऊंगा, बाकी इसमें सारी चीज़ें, कि कैसे एक फ़ोन के बाद एक एक कर 18-19 फ़ोन का सिलसिला मिलता है, कैसे एक एक कर दुल्हन के लिबास में बस अड्डे के लेडीज़ वॉशरूम से एक एक करके लाशें मिलती हैं, और पुलिस इतने बड़े तादाद में इतनी लाशें मिली और एक ही तरीके से, और फिर भी कभी सोच नहीं पाई कि ये सीरियल किलिंग हो सकती है। कैसे पुलिस इसको एक, जिसमें फरोशी का धंधा ही मान के चल रही थी, और सीरियल किलिंग का मामला निकला, और कैसे एक शख्स एक रात की सिर्फ दुल्हन बनाता था और उसको लूट लेता था और सीधे साइनाइड दे देता था। इसीलिए मोहन कुमार के नाम की जगह इसको साइनाइड कुमार के नाम से ये कर्नाटका में आज भी उतना ही कुख्यात है, और लोग इसकी कहानी सुन के डरते हैं। लेकिन ये आज भी अपने आप को बेकसूर बताता है और कहता है कि मैंने कोई कत्ल की नहीं किया, बल्कि उन सब ने खुदकुशी की है, इसलिए कि वो सब मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, और मैं उनसे शादी नहीं कर सकता था। तो ये थी साइनाइड कुमार की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। इसके बारे में भी मैं हमेशा की तरह कहूँगा, जो कोई जानकारी या कुछ आपको लगता हो तो मुझे बताइएगा। और आगे मैं कुछ इधर दीपक से सवाल लूँ उससे पहले मैं कुछ नाम हमेशा की तरह मंडे को है तो लेकर आया हूँ, जो तमाम लोग फरमाइश करते हैं, उनमें से कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव हैं, वो भी बताऊँगा। एक अक्षय पाटिल साहब हैं, इनकी शिकायत थी कि कमेंट्स भी नहीं लेते, तो अक्षय साहब आपसे ही शुरू करता हूँ आज, वैसे भी अल्फ़ाबेट में ही आता है। नरेंद्र सिंह राठौर हैं, मुकुल आरती हैं, राजेश कुमार हैं यूएसए से, सुमित जैन हैं, भंवर सिंह हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा कि मैं दिल्ली वाला हूँ लेकिन पर्थ में रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। भंवर सिंह जी आइएगा, जब आप पालम में शायद आप रहते हैं, पक्का मिलेंगे। पंकज महालका हैं, इनको भूत की स्टोरी, हाँ कई आप लोगों में से आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए ऐसे लोगों के ज़्यादा नाम नोट किए जिनका कहना था कि आप ये भूत प्रेत की स्टोरी ना सुनाया करें। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, मैं बल्कि खुद बिलीव नहीं करता हूँ, आपको मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ। लेकिन ये एक शो था तो मुझे लगा कि सुनाना चाहिए, बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं था। दीपक पुरनिया हैं, ये हमारी कहानी सुनते हैं क्योंकि ब्लाइंड हैं और कच्छ गुजरात से हैं। मेरी दुआ है कि दीपक साहब आप जल्दी ठीक हो जाएं और आपकी आंखें और आप दुनिया देख सकें। असलम महमूद ये कहते हैं संडे बड़ा बोरिंग होता है तो जब कहानी नहीं सुनाते, तो मुझे लगा कि ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक संडे मिलता है तो वो थोड़ा सा फैमिली के साथ गुजर जाता है अच्छे से। धर्मेंद्र पाल हैं, विकी शिवानी हैं, मोहित चेटवानी, राजीव सिंह, इन्होंने स्पेशली कहा कि ये कहिएगा राजीव सिंह बहुत नाम के लोग हैं, तो राजीव सिंह हांगकांग वाले बताइए, तो राजीव सिंह हांगकांग वाले हैं ये। तनु मजुमदार हैं, ये नागपुर से, इस्माइल अख्तर हैं, प्रकाश दांगी एमपी से हैं। हाँ प्रकाश दांगी जी, आपसे मैं बोलना चाहूँगा, इन्होंने लिखा कि मैं जब बाइक पे चलता हूँ तो यूट्यूब में आप कान में लगा लेता हूँ, आपका वो ऑन कर देता हूँ और सुनते हुए चलता हूँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बाइक चलाते हुए कम से कम, मैंने एक बार पहले भी कहा था, एक ट्रक चलाते हुए सुन रहे थे अपने ऑस्ट्रेलिया में भाई, एक कार चलाते हुए भी सुन रही थी, मैंने उनको ही मना किया था, और बाइक तो और भी डेंजरस है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। बाइक, मेरा मानना है कि ईपी लगाकर कान में कभी भी आप ना तो सड़क पे पैदल चलें, ना बाइक ड्राइव करें, ना कार चलाएं, ना ट्रक चलाएं, ना बस चलाएं। उससे क्या होता है कि आपका बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, तो जान जोखिम में ना डालें। जान बहुत कीमती है आपके परिवार के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है प्रकाश दांगी साहब कि आप बाइक पे कम से कम आप बिल्कुल ना सुने, जब वक्त हो तब ज़रूर कहानी सुन लीजिए। राजविंदर कौर हैं, ये कनाडा से हैं, विकास शर्मा हैं, इंग्लैंड से हैं, इन लोगों ने स्पेशली कहा आप हम लोगों को याद नहीं रखते हैं। पूजा शुक्ला हैं, राजीव दीक्षित की कहानी सुनना चाहती हैं, मैं कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर ये कहानी ज़रूर सुनाता हूँ, 2 दिन नहीं तो इस वीक के अंदर अंदर वादा। दास सरोज हैं, इनको भी भूत की कहानी से शिकायत थी, इसलिए मैंने इनका स्पेशली मेंशन किया है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। ज़ुबैर तांबे हैं, ये रियाद से हैं, बबलू एसके कोलकाता से, और नवनीत शाह हैं नेपाल से। आप तमाम लोगों के प्यार के लिए, आप तमाम लोगों के सुझाव, तारीफ़, शिकायतें, सभी सर आँखों पर बस इसी तरह भेजते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ, पर्सनली भी मैंने बहुत सारे लोगों के मेल के जवाब दिए हैं, और जिन जिन का मैं नाम ले सकता हूँ ज़रूर लेता हूँ। आप कुछ सवाल अगर इससे जुड़ा हुआ हो तो मुझे दीपक बताओ। सर विकास शुक्ला जी हैं। हाँ सर वो कह रहे हैं कि मैं शिप नेवल ऑफिसर हूँ। सर समझी का एपिसोड में सैटेलाइट इंटरनेट पर लाइव देखता हूँ, मेरे को नाम ले लीजिए विकास शुक्ला। विकास शुक्ला जी, आप
नेवल अफसर हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आप भी कहानी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच विकास जी। बस इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू। सर एक सवाल है कि इंडिया में फांसी क्यों दी जाती है, बल्कि विदेशों में इंजेक्शन के जरिए किसी और के जरिए मतलब पनिशमेंट मिलती है, नाम तो इंडिया में ही फांसी क्यों दी जाती है? कबीर नाम है इनका। कबीर साहब का सवाल है कि इंडिया में फांसी क्यों दी जाती है जबकि दुनिया में बाकी जगह मौत के अलग अलग और भी तरीके हैं। कबीर साहब, हमारे यहाँ ये है कि शुरू से, चूँकि हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों के ज़माने के सारे ख़ास तौर पे क्रिमिनल जो क्राइम जो है आईपीसी और सीआरपीसी, तो हमने वहीं से अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो उसी वक्त से चला आ रहा है। हालांकि दुनिया में अब कई जगह है फांसी नहीं है, कई जगह इंजेक्शन देते हैं, कई जगह शूट करते हैं, कई जगह गला काटते हैं। और इस पे हमारे यहाँ भी कई बार बहस हुई कि फांसी का तरीका बदलना चाहिए, या तो इंजेक्शन दे दें, या फिर हाँ कई जगह पे गैस चैम्बर में आपको बैठा देते हैं, पॉइज़न का आपको इंजेक्शन देते हैं। तो उन चीज़ों पे बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन फ़िलहाल ये माना गया है कि फांसी ही बेहतर है, जो फंदे में डाल के दिया जाता है। लेकिन मौत की ही ऊपर अब तो बहस चल रही है कि मौत की सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सर विनय जैन जी हैं, मलेशिया से देख रहे हैं। सर उनका कहना है कि आप एक दादी माँ की तरह हैं, और सोने से पहले उनका आपकी कहानी सुनना बहुत। विनय जैन या दिनेश जैन साहब? विनय जैन। विनय जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं दादी माँ जैसा हूँ आपने कहा। चलिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। सर एक नीलेश विचारे जी हैं, नीलेश विचारे, वो कह रही सर मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपका इतना बड़ा फैन मैं कभी नहीं बना। नीलेश विचारे जी, हाँ, फेसबुक से। फेसबुक से। थैंक यू नीलेश जी, आपके प्यार के लिए। आप लोग हैं तो हम लोग हैं यार, सीरियसली बताऊं। आप लोग पसंद करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो हमें भी हौसला मिलता है ये सारी क्राइम की स्टोरीज सुनाने का। जो चीज़ें हुई, इस कहानी को जो मैंने अभी आपको सुनाई साइनाइड कुमार की, जब ये मामला खुला था 2009 में, तो मुझे याद है मैं बेंगलोर गया था, और जब मैंने ये स्टोरी की थी तो मैं उस वक्त खुद भी बड़ा अजीब सा मुझे हो रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वहाँ की पुलिस पे आया था कि 6 साल तक अलग अलग बस स्टॉप, बस अड्डे के पास लाशें मिल रही एक ही तरह से दुल्हन के लिबास में, और पुलिस अगर शुरू में ही इस चीज़ को पकड़ लेती, थोड़ा सा दिमाग लगा लेती, तो शायद इतना बड़ा सीरियल किलिंग नहीं होता। लेकिन यह मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि आप तमाम लोगों तक कहानी वैसे बताऊं जो मैं अपने शो में शायद इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ। सर अनिल शर्मा जी का सवाल है, सर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी लड़की ने शादी करने से पहले लड़की की डिटेल्स अपनी फैमिली को नहीं बताई? स्ट्रेंज नहीं लगता ये? अनिल अनिल शर्मा जी का सवाल है कि कोई भी लड़की अपनी फैमिली को बिना बताए हुए डिटेल कैसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये अजीब सा नहीं लगता? अनिल साहब, अजीब सा इसलिए नहीं लगता कि जहाँ की ये इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही गरीब, पिछड़े, और वो शुरू से उन लोगों को ज़्यादा चुनता था जिनकी शादी नहीं होती थी, और जो शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायत रहती थी, तो वो ईजी टारगेट होती थी। फिर वो उनको फांसता था कि हम शादी करेंगे, फिर तुम्हारे घर में चलेंगे, फिर ये मिलेंगे। एक केस में तो ऐसा हुआ था कि एक लड़की जो इसके साथ गई थी शादी के जोड़े में, जेवर तो ला ही लाई थी, वो बेचारी 1 हफ्ता पहले उसने बैंक से 25,000 रुपये लोन लिए थे कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए। वो 25,000 रुपये भी साथ लेकर आ गई थी, और उस दिन तो उसकी लॉटरी लगी थी कि जेवर के साथ साथ वो 25,000 जो उसने उस बेचारी ने लोन लिया था वो भी वो लेके भाग गया था। तो फैमिली बैकग्राउंड, और दूसरा कि शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, दहेज मांग रहे हैं, चलो कम से कम ये अच्छा लड़का है, दहेज भी नहीं ले रहा है, बाद में बता देंगे, इस वजह से झांसे में आती थी। सर फन अड्डा नाम आईडी है। किसका? फन अड्डा, हाँ, आईडी नाम है। सर बिना लॉ के भी कोई इंसान अपना केस कोर्ट में लड़ सकता है? फन अड्डा के नाम पे आईडी है कि क्या बिना लॉ की डिग्री के कोई इंसान कोर्ट में केस लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, कानून सबको मौका देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने ये सवाल किया तो उससे मुझे एक चीज़ मैं भूल गया था, वो बताऊँ। कुछ जो वहाँ के लॉयर थे, क्योंकि शुरू में ही था कि वो अपना केस सरकारी वकील नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने पूछा था कि कहीं ये अपने आप को मुसीबत में तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि एक पेशेवर वकील और एक जो वकील ही नहीं है, वो कैसे अपना केस लड़ेगा। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई मुझे एक सीनियर लॉयर ने कि हो सकता है कि उसका बड़ा अच्छा ये एक उसकी एक साजिश हो, उसे मालूम है कि उसका गुनाह बहुत संगीन है, बचना तो है नहीं, तो जब उसे ये सज़ा हो जाएगी ऊपरी अदालत तक, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके पास एक हथियार बचता है। वो जाके कहेगा कि सर मुझे मेरी पैरवी ठीक से नहीं की गई, मेरी कानूनी लड़ाई उस ढंग से नहीं हुई जो मुझे हक है, और मुझे ढंग से वकील नहीं मिला, इसलिए मुझे खुद करना पड़ा, तो एक बार मुझे पेशेवर वकील से भी का मौका दिया जाए।
तो उससे केस में डिले हो सकता है। ये एक वो उसका हथकंडा हो सकता है। सर ऋषभ जी का सवाल है सर, जब कोई स्टोरी आपको दी जाती है या उसकी रिसर्च या रिपोर्टिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है स्ट्रेटेजी वाइज? ऋषभ का सवाल है कि जब कोई स्टोरी मुझे असाइन की जाती है, दी जाती है, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या सवाल आता है? सबसे पहले तो ये आता है कि ये सही भी है कि नहीं। ये पहला है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई अच्छा काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो मेरे लिए ये रूल है कि जैसे कोई भी एक स्टोरी कि यहाँ ये हो गया है, इसे करना है, तो मेरा पहला यही होता है कि ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसके बाद फिर अगला स्टेप आता है कि हाँ हुआ है, तो फिर क्या क्या हुआ है इसमें, कौन कौन है, कैसे हैं। फिर आपको धीरे धीरे वो कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। कई चीज़ें तो आप शुरू से आखिर तक कर लेते। कई बार ऐसा हुआ पूरी रिपोर्ट फाइल कर दी, शूट कर ली, अभी ऑन एयर नहीं गया, और एन उससे पहले पता चलता है कि नहीं असली मामला तो ये है, तो पूरी कहानी पलट गई। तो लेकिन ये है कि हर फैक्ट्स को 10-10 बार चेक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल के उसकी जो सच्चाई है उसका पता करना, ये मेन काम होता है। सर राम स्वरूप है, हम्म। वो कह रहे सर मैं पुलिस में हूँ, हम्म। पूरी पुलिस को आप बुरा मत बताया कीजिए, बुरे लोग हर विभाग में होते हैं, अतः सर मैं आपसे आशा करता हूँ कि पूरे विभाग को बुरा ना बताकर व्यक्ति विशेष का नाम बताया कीजिए, और पुलिस बहुत बहादुर है। राम स्वरूप जी नमस्कार। एक तो, और मैं आपने जो बोला, अगर मेरी ऐसी किसी लाइन से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मेरा कभी मकसद नहीं है कि मैं पूरी पुलिस फोर्स को बुरा कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी पेशा बुरा नहीं होता, और उस पेशे से जुड़े लोग सारे बुरे नहीं होते। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी जात बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ कुछ लोग उसमें हर जगह पे अच्छे और बुरे होते हैं। इवन मैं मीडिया को भी इसमें शामिल करूँगा कि मीडिया में भी ऐसा नहीं कि सभी अच्छे हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे बुरे नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह आपने जो पुलिस के लिए कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली नाम इतने सारे इंडिविजुअल नहीं ले आ सकता, तो मैं पुलिस जब बोलता हूँ तो सिर्फ उस केस से रिलेटेड जो उसके आईओ हैं, जो उस केस को देख रहे हैं, जो उस इन्वेस्टिगेटिव टीम में लोग लगे हुए हैं, मेरा मुराद सिर्फ उनसे होता है। पूरी फोर्स, या मैं जैसे कहूँ पूरी दिल्ली पुलिस, पूरी कर्नाटक पुलिस, पूरी यूपी पुलिस, ऐसा नहीं है। बल्कि शायद एक दूसरा पहलू ये भी है कि जितने दोस्त इस पेशे में क्राइम रिपोर्टिंग में आने के बाद मेरे पुलिस वाले हैं, उतने शायद आम सिविलियन भी नहीं हों। और मैं जानता हूँ उनमें से कितने वो सारे ईमानदार हैं, कितना काम करते हैं। अभी दिवाली की बात सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हम सब दिवाली मना रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं, उनको जाना था फैमिली के पास दिल्ली से बाहर, बट छुट्टी नहीं मिली, और ये कई सालों से चला आ रहा है। तो उनकी ये कुर्बानी, ये सारी चीज़ें भी जानता हूँ। तो मेरा ये है कि मैं हर पुलिस वाले के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ। पुलिस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे और ईमानदार लोग देखे हैं, और आज भी हैं, जो वाकई अपने फ़र्ज़ से समझौता नहीं करते, 1 रुपए की कभी बेईमानी नहीं की है। तो पर मेरा हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ केस टू केस जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनके बारे में बोलता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मेरी नीयत भी कि मैं हर एक को बुरा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। सर एक सुकन्या चौधरी जी हैं और कृष्णा परमार, बहुत देर से रिक्वेस्ट करें कि उनका आप नाम ले लें। सुकन्या चौधरी जी और कृष्ण परमार साहब, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्राइम टीम से जुड़े रहते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, बस इसी तरह अपना प्यार देते रहें। सर किंग के नाम से आईडी सर, वो पूछे पुलिस ने पूछा नहीं कि क्या वो सारा सोना गोल्ड गिरवी रखते थे या कहाँ से आता था? किंग किंग के है उनका कहना है कि क्या पुलिस ने पूछा नहीं कि सारा गोल्ड कहाँ रखा। एक्चुअली बाद में फिर जो आया था कि उसने कुछ जेवर बेच दिए थे अपने खर्च के लिए, और कुछ उसने गोल्ड लोन कंपनी को दे रखे थे जहाँ से वो पैसे उठा रखे थे उसने। तो पैसे फिर रख के आपको गोल्ड वापस छुड़ाना होता है, तो उसने छुड़वाए नहीं थे। बाद में पुलिस ने वो जेवर बरामद किया, और उस जेवर में से बहुत सारी जो पीड़ित थी, जो मारी गई, उनकी फैमिली ने आइडेंटिफाई भी की क्या कि हाँ ये हमारे जेवर थे, ये हमने बनाए थे। वो भी उस केस में एक अहम जो है उसके खिलाफ सबूत के तौर पे सामने आया है। सर एसआईटी, एसटीएफ, सीबीआई में जो लोग काम करते हैं, क्या वो लोग पुलिस से आते हैं, डायरेक्ट भर्ती होती है? दिव्यांशु राज जी का। दिव्यांशु राज का है कि एसआईटी, एसटीएफ या सीबीआई में जो काम करते हैं वो डायरेक्ट इसमें आते हैं या पुलिस से आते हैं? देखिए, सीबीआई में डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती होती है। जो सीबीआई में जो भी लोग होंगे वो पुलिस से होंगे। एसटीएफ जो होती है वो स्टेट पुलिस का एक हिस्सा होती है, तो स्टेट पुलिस के ही लोग आएंगे। एसआईटी जो होती है वो भी स्टेट पुलिस का हिस्सा होती है, तो वो भी पुलिस से ही आएंगे। तो ये जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे वो सीबीआई हो, एसटीएफ हो, एसआईटी हो, एटीएस हो,
क्राइम ब्रांच हो, सीआईडी हो, सीबीसीआईडी हो, ये सब पुलिस के सिस्टम का ये एक हिस्सा है। और इसमें जो लोग आते हैं वो पुलिस से होते हैं। जैसे सीबीआई में लोग जो जाते हैं वो डेपुटेशन पे पुलिस के ही अफसर होते हैं। तो अलग से इसमें कोई बाहर से लोग नहीं आते हैं, या आसमान से लाके नहीं बैठाए जाते हैं। हमारे और ये सारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वही होते हैं। सर एक सवाल है फेसबुक से सर विनोद कुमार जी का। सर मेरा सवाल है कि वकील लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना कर लाते हैं, पर यही वकील जब खुद जज बन जाते हैं तो क्या उन पर खुलकर विश्वास करना चाहिए? विनोद कुमार का सवाल है कि वकील झूठ को सच, सच को झूठ बनाते हैं और फिर यही वकील बाद में जज बन जाते हैं, तो क्या उन पर भरोसा करना चाहिए? विनोद कुमार जी ने बड़ा अजीब सा टेढ़ा सा सवाल पूछ दिया। देखिए, वकालत में एक काम है कि एक सरकारी है, एक बचाव पक्ष है। एक का काम है सज़ा दिलाना, एक का काम है सज़ा से बचवाना। और ये हम सब आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ झूठ का सच, सच का झूठ होता है। लेकिन जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ आज भी लोगों को भरोसा तो है। बेशक बहुत बार इंसाफ लेट में मिलता है, देर से मिलता है, कई बार इंसाफ ही नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारी इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी की, उस पर भरोसा अगर खो देंगे तो फिर किसी भी एक आज़ाद मुल्क के लिए इससे ख़तरनाक चीज़ कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इंडिविजुअल मैटर करता। ऐसा नहीं है कि जज करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं पकड़े गए, जज बेईमानी करते हुए नहीं पकड़े गए, पकड़े गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम हो और जुडिशरी पाक साफ रहे, यहाँ इंसाफ मिले, इंसाफ वक्त में मिले और इंसाफ हो। सर कई लोगों ने राजीव दीक्षित की स्टोरी कल सुना दीजिए। जी, राजीव दीक्षित की स्टोरी में पक्का वादा है कि आपको कल परसों तरसों के अंदर ज़रूर सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है। सर एक विक्रम शर्मा जी का सवाल है कि वो मेरे पे केस करना चाहते हैं। कौन? विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा साहब तो बहुत बार केस कर चुके। विक्रम शर्मा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मुझे लग रहा है। और सर वो कह रहे हैं कि मेरी सोसाइटी का जिम्मेदार सिर्फ दीपक 4 बार बज रहा होगा इस वक्त लंदन में। और आपकी टीम भी अच्छी होगी, सबको मेरा हाय कहिएगा। और ये आप दीपक को ऐसे केस आप करते रहे तो एक काम कीजिए, आप जब आएंगे दिल्ली तब डायरेक्ट केस कीजिएगा आमने सामने, तब अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। सर अभिषेक चौधरी जी हैं, वो झारखंड से हैं। 15 नवंबर को झारखंड की अभिषेक चौधरी साहब, आपका मेल मुझे मिला। 15 नवंबर को झारखंड दिवस है और झारखंड की कहानी सुनना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी थी, 15 नवंबर को इनका बर्थडे या कुछ है, तो मैं पक्का आपको जल्दी सुनाता हूँ। बल्कि धनबाद की बहुत सारी स्टोरीज़ है कोल माफिया से रिलेटेड, वो भी बताऊँगा। अब हम लोग फिर कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज की कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग, अच्छा बुरा जो भी हो। और अच्छे रहिए, खुश रहिए और इसी तरह क्राइम तक को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।